नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज जो सुनवाई होने वाली थी बुद्धा कॉलोनी मामले में, वो सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि सिविल कोर्ट में पप्पू यादव की सुनवाई टली है और बम की अफवाह के बाद ये सुनवाई टली है। आज सभी सुनवाई को रद्द किया गया है। आज नहीं हो पाएगी सुनवाई। ये बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। पप्पू यादव के केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एक मामले में आज सुनवाई होने वाली थी और कोर्ट का रुख पप्पू यादव की बेल पर क्या रहने वाला था वो सामने आने वाला था, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि सभी सुनवाई आज रद्द की जा चुकी है। फोन लाइन पर धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज की सुनवाई रद्द कर दी गई है, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? जी, जिस तरह से पटना सिविल कोर्ट में बम की सूचना की खबर मिलती है और लगातार ये चौथी बार है कि पटना सिविल कोर्ट में बम की सूचना मिली है। इसके बाद आज तत्काल जो कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, जो कार्रवाई है सुरक्षा जांच की वो की जा रही है। लिहाजा जो तमाम जो आज के केसेस हैं वो लगभग आज सुनवाई नहीं हो पाएंगे और खास करके एक बड़ा मामला था, सांसद पप्पू यादव की सुनवाई होने वाली थी, वो भी कहीं ना कहीं आज टल गई है। बुद्धा कॉलोनी थाना मामले से एक FIR उन पर दर्ज था, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का, उसकी सुनवाई होनी थी, वो आज टल गई है। तो धर्मेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? कोई ये जानकारी सामने आई है क्या कि अब ये सुनवाई कब होगी? इसको लेकर कोई जानकारी अब तक? जी, अब ये सुनवाई कल हो पाएगी। आज सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई आज नहीं हो पाएगी सिविल कोर्ट में। लिहाजा जो आज की सुनवाई है उसको कल किया गया है और सिविल कोर्ट में कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है वो काफी आक्रोशित है कि रोजाना इस तरह की घटनाएं होती है, जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई नहीं होती है और अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है इस तरह की घटनाओं को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो बम की अफवाह के बाद से देखिए सुनवाई टली है और आज सभी सुनवाई रद्द कर दी गई है, जिसमें पप्पू यादव का भी मामला कोर्ट में था। आज इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन ये रद्द हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर अब रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसका असर दिखाई दे रहा है कि सिविल कोर्ट में काम बाधित हो चुका है। बम की अफवाहों के बाद से काम को बाधित रखा गया है। सिविल कोर्ट में काम पूरी तरीके से बाधित। आज की भी सभी सुनवाई रद्द की जा चुकी है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोमवार को भी ऐसी ही धमकी मिली थी। उसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही थी कि एक और धमकी सामने आ चुकी है और अब कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर आज जितने भी मामलों पर सुनवाई होने वाली थी वो तमाम सुनवाई फिलहाल के लिए रद्द की जा चुकी है। पटना से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप कोर्ट परिसर की देख रहे हैं, जहां पर हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार बिहार के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं और अब तक पुलिस और अब तक CBI या तमाम एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि आज सभी सुनवाई रद्द की जा चुकी है। सिविल कोर्ट का काम बाधित है। ऐसे में अगर आपका भी कोई मामला है तो आज अगर आप जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको अपडेट कर रहा है कि आज तमाम सुनवाई रद्द की जा चुकी है। सिविल कोर्ट में काम बाधित है। तो बम की अफवाहों को लेकर देखिए काम बाधित किया गया है। सिविल कोर्ट में कामकाज आज नहीं हो रहा है क्योंकि सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से मिली है और इसी वजह से तमाम सुनवाइयां रद्द की गई हैं। पप्पू यादव का भी मामला सिविल कोर्ट में ही है। आज उनके मामले में सुनवाई होने वाली थी, बुद्धा कॉलोनी मामला, जिस पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जानी थी, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि कामकाज नहीं हो रहा है और ऐसे में पप्पू यादव को भी अभी जेल में रहना होगा और अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर चेकिंग हो रही है। एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। जांच होता है, नतीजा सिफर होता है। सिविल कोर्ट में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, वकीलों में
खासा आक्रोश है। रोज रोज की धमकी मिलती है, रोज रोज कार्य बाधित होता है, इन्हें परेशान होना पड़ता है, इनका काम बाधित होता है और कहीं ना कहीं ये असर करता है। जो अधिवक्ता है उन पर काफ़ी असर करता है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, उनसे बातें करेंगे कि रोज रोज बम मिलने की अब जिला प्रशासन कहाँ है, न्याय के मंदिर में इस तरह की घटनाएं की होती हैं। वकील साहब, रोज रोज बम मिलने की घटना होती है। सबसे बड़ी साइबर क्राइम क्या कर रही है? चौथी घटना, क्या वकील के मरने के इंतजार करेंगे? सरकार क्या कर रही है? आईजी साहब क्या कर रहे हैं? एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे इसको सस्पेंड कर सका होगा। ये बहुत गंभीर बात है। न्यायपालिका पर प्रहार है। ये जो घटना हो रही है चौथी बार हो रही है। छठी बार नहीं, चौथी बार हो रही है। अपने कोर्ट में चौथी बार है, अन्य कोर्ट में नहीं मान सकते हैं, लेकिन चौथी बार ये गंभीर बात है। न्यायपालिका पर प्रहार है। न्यायपालिका को चाहिए कि उसको अविलंब जांच करते हुए जो मेल भेजा है उसको कार्रवाई करे और दोषी को तुरंत अविलंब सजा दे। वकील साहब, लगातार कोर्ट बाधित होता है, बम मिलने की धमकी मिलती है। सरकारी है तो जगह इस तरह से हंगामा होता है, लोग करते हैं। हमको अफसोस इस बात से, एक अधिवक्ता के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जितने लोग बोल रहे हैं, हमको इस पर जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं है कि बम है कोर्ट में न है। लोग जांच कर रहे हैं, जांच की प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरी हो। हम लोग इतना दूर से चल के 10 बजे जब यहाँ आए हैं तब पता चला है। हमारे कोर्ट के कुछ स्टाफ लोगों को 8 बजे ही पता चल गया, सवेरे ही पता चल गया कि हम लोग को 12 बजे के बाद कोर्ट जाना है। अफसोस इस बात की है कि हमारी नई कमेटी जो चुनी हुई है वो अभी तक हम लोग को बताने के लिए तैयार नहीं है। जो हम लोग 9:45 में कोर्ट पहुँचे हैं कि कोर्ट की परिस्थिति क्या है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में बहुत आतंकवादी की सूचना प्राप्त होती रहती है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। परेशानी कहीं ना कहीं परेशानी हम लोग को अपने अधिवक्ता संघ से, ये संघ बहुत लगातार इस तरह की घटनाएं होती क्या भाई साहब, आप बता रहे पूरा कोर्ट कैंपस प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। रोड पर कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए? एक दिन चौथी बार मेल आ रहा है, उसके बाद भी सुनिए ना, अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। लगातार बम मिलने की घटना होती है, जांच होता है, लेकिन जो कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ हो नहीं पाता है। लोग रोज पहुंचते हैं, इन्हें परेशान होना पड़ता है। फिलहाल जो जांच टीम है वो अंदर जा चुकी है। एक बार फिर से कोर्ट परिसर की पूरी तरह से जांच होगी और ये देखने की कोशिश होगी कि कहीं कुछ आपत्तिजनक चीजें तो नहीं है। तो पटना सिविल कोर्ट से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर महिला वकील का जला हुआ शव बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। महिला वकील का जला शव बरामद किया गया है। घर से पुलिस ने शव को बरामद किया और आपको बता दें कि राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 के पास से ये शव बरामद किया गया। वकील इंदिरा लक्ष्मी का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी है। मकान में अकेली रहती थी महिला, ये जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मृतका की बेटी बेंगलुरु में रहती है, जिन्हें सूचना दी जा चुकी है। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ एक बार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, महिला वकील का जला हुआ शव बरामद किया गया है, क्या ये घटना अब तक कुछ समझ आ रही है? क्या पुलिस कार्रवाई अब तक इसमें हुई है? जी, फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुंची है जांच करने के लिए। क्या मामला है, किस तरह की कैसे घटना हुई है। हालांकि जो पड़ोसी के द्वारा ये सूचना मिली और उसके बाद पुलिस पहुंची थी। इंदिरा लक्ष्मी अधिवक्ता है, इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ नहीं रहते हैं, इनकी बेटी है वो भी यहाँ नहीं रहती है। तमाम लोगों को सूचना दी गई है और पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है कि कैसे ये घटना हुई है, किस तरह की है। और तमाम जो एफएसएल की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची है। जो साक्ष्य है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी धर्मेंद्र, परिवार से क्या कोई अब तक बातचीत हो पाई है? क्योंकि मृतका की बेटी बेंगलुरु में रहती है, ऐसे में कोई बातचीत में ऐसी बात सामने आई हो कि ये कोई पुराना विवाद, कोई दुश्मनी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो, या आत्महत्या? क्या एंगल बताया जा रहा है? कोई भी अपडेट अब तक इस पूरे मामले पर? इन तमाम पहलुओं को की जांच कर रही है कि क्या कोई विवाद है। स्थानीय लोग जो है उनके पड़ोसी है उनसे भी पूछताछ कर रही है। परिवार से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई है, उनको सूचना दे दी गई है किस तरह से घटना घटी है और परिवार के लोगों के आने का इंतजार किया जा रहा है। जो एफएसएल की टीम है वो आसपास के जो साक्ष्य वो इकट्ठे कर रही है। जी बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बात विधानमंडल बजट सत्र की भी करते हैं, जिसका आज 7वां दिन है और कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। लेकिन हंगामे के पूरे आसार जैसा कि पहले बताए जा रहे थे वो आज भी देखने को मिला है और कई मुद्दों पर, विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी से एक बार फिर से इस्तीफे की मांग उठाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से विपक्ष के नेता बैनर पोस्टर के साथ पहुंच चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नीट की छात्रा मौत मामला है, भागलपुर का मामला, दरभंगा का मामला, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश है। और सदन में जब कार्यवाही के लिए जा रहे थे नेता, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ठीक उससे पहले की तस्वीर जब एक बार फिर से ये बता दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। कार्रवाई शुरू होती है, एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा शुरू किया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा के ठीक बाहर पोर्टिको में जो भी विपक्ष के विधायक अपने हाथों में बैनर लेकर नीतीश सरकार पे निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में लगातार आए दिन बलात्कार और हत्या की घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार इसे रोक पाने में असमर्थ है और अपने हाथों में बैनर लेकर लगातार नारेबाजी किया जा रहा है। तो यह आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है और आपको लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीर देखिए जब आरजेडी के विधायक यहाँ पे नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये आज विपक्ष के तेवर से साफ है कि आज भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला और इस मुद्दे के सहारे नीतीश सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के परिसर के ठीक बाहर, जहां पे जो विपक्ष के विधायक अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार पे हमला किया जा रहा है और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर विधानसभा के बाहर की है, जहां पे जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर जारी है। तो सदन से लेकर सड़क तक लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बीच आरोपों की कड़ी में एक बड़ा आरोप आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी सरकार पर लगा दिए हैं और उनका कहना है कि जाति धर्म देखकर सरकार कार्यवाही करती है। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का ये बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप उनका सरकार पर कि जाति और धर्म देखकर कार्यवाही सरकार करती है। दूसरी जाति के अपराधियों को शह देने का भी आरोप उन्होंने लगा दिया। जेडीयू विधायक विनय चौधरी का पलटवार भी इस पर सामने आ चुका है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आरोप लगाने वाले अपना समय याद करें, ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं है। तो सदन से लेकर सड़क तक देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक तरफ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जब गंभीर आरोप सरकार पर लगाए, उनका कहना है कि जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में जेडीयू विधायक ने भी पलटवार किया। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो अपना समय याद करें। सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप? क्या बिहार की यह सच्चाई नहीं है कि जातियों में बटा हुआ है बिहार? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बिहार में जाति की जड़ बहुत नीचे तक है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जाति के आधार पर लोगों को संरक्षण भी दे रहा है? उन्होंने उठाया है इस सवाल को, लेकिन मेरा मानना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो।
इनकाउंटर शुरू हुआ तो एक तरफ से कर दो ना, लेकिन अगर एक को करके आपकी कदम रुक जाती है तब तो लोग उठाएंगे। तो क्या बिहार में वाकई ऐसा हो रहा है, एक जाति विशेष को अब तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। एगो कहावत अपने लोग में नहीं याद है, अपने दिल से जानिए पराये दिल कहा। अपने कार्यकाल में वो भी काम करते थे, इसलिए अभी वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई न जात देखा जाता न धर्म देखा जाता, एक ही चीज देखा जाता है कि वो अपराध किया है, अपराधी है तो उसको जेल के सलाखों में रहना है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ उस समय का जितना आप देखिएगा यही काम करते रहते थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, एक हादसा हुआ है, मैनहोल में गिरने से मजदूर की जान चली गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मैनहोल में गिरने से एक और मौत हो गई है। रोहिणी सेक्टर 32 में यह हादसा हुआ। मजदूर बिरजू कुमार की जान चली गई है। समस्तीपुर का रहने वाला था ये मजदूर और सोमवार की रात मैनहोल में गिरा था। मंगलवार को राहत बचाव का काम शुरू किया गया। मंगलवार की रात बिरजू का शव बरामद किया गया। सफाई के बाद गटर से बिरजू का शव बरामद किया गया। बिरजू और सूरज साथ उसके जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया। और एक और मौत के बाद डीडीए जागा है। रोहिणी में मैनहोल को बंद किया जा चुका है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ढक्कन लगाकर मैनहोल को बंद किया गया। रात में मैनहोल में गिरने से ये मजदूर जिसकी जान चली गई, उसके बाद डीडीए जागा और मैनहोल के खुले हुए हिस्से को बंद किया गया है। आप ये देख रहे हैं, ढक्कन लगाकर इसको बंद किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हादसे का इंतजार हो रहा था? नशे की हालत में मैनहोल में गिरा था मजदूर, रातों रात मैनहोल को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल इसे लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर सिस्टम की लापरवाही लोगों पर जब भारी पड़ रही है तो ही सिस्टम एक्शन में क्यों आ रहा है? तो मैनहोल में गिरने से मजदूर की जान जाने के बाद से अब डीडीए जाग चुका है और इस मामले में एक्शन लिया गया है। इस मामले में एक्शन क्या हुआ है वो भी आपको बता दे हैं। एक और मौत के बाद डीडीए जागा है और रोहिणी में मैनहोल को बंद कर दिया गया है। जिस मैनहोल में मजदूर बिरजू गिरा था उसको बंद किया जा चुका है। ढक्कन लगाकर रातों रात इसे बंद किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नशे की हालत में मजदूर था जो कि मैनहोल में गिर जाता है। रेस्क्यू के बाद उसका शव बरामद किया जाता है, लेकिन सिस्टम ने उसकी जान ले ली। और अब देखिए किस तरीके से वहां पर टीम पहुंची। रातों रात इस मैनहोल को बंद किया गया है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि लाचार सिस्टम हर बार हादसों का इंतजार क्यों करता है? नाले में गिरने से युवक की जान चली गई। लाचार सिस्टम ने जान ले ली है। हादसे के बाद मैनहोल को बंद कर दिया गया है और इस पूरे मामले से जुड़ी ये 3 अहम तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही वो मैनहोल है जिसका ढक्कन खुला हुआ था और मजदूर बिरजू नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुआ। इस मैनहोल में जा गिरा, उसकी जान चली गई। रेस्क्यू के बाद शव बरामद किया गया और अब जैसे ही इस हादसे की जानकारी लगी, मैनहोल के ढक्कन को बंद किया जा चुका है। होल में घुस गया था, गलती से नहीं बल्कि जब वो अपने साथी सूरज के साथ इसी जगह से जा रहा था तो दोनों ये बताया जा रहा है कि नशे में थे। और उसके बाद सूरज ने अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर को 2:30 के आसपास अपने दोस्तों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई। बेगमपुर थाना पुलिस यहाँ पहुँची और यहाँ पर एक लंबा मैराथन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो फायर विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया। जो पानी यहाँ का था उस पानी को सामने निकाल कर फेंका गया, तब जाकर बिरजू का शव इस गटर से मिला है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इससे पहले इस तरह के कोई भी मेन होल को बंद नहीं किया गया था। आज सारे इस इलाके के मेन होल बंद हैं। आप देखेंगे इसके चारों तरफ पत्थर लगाए गए हैं। मेन होल को खुला रखा गया था और इसी वजह से बिरजू और सूरज जब सोमवार की रात को यहाँ से निकले थे तो अचानक इसी मेन होल के अंदर बिरजू चला गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन जब नशा टूटा और उसके बाद उसका दोस्त सूरज अपने एक दोस्त आमिर के पास गया। आमिर ने पुलिस को कॉल की और बेगमपुर थाना पुलिस यहाँ पहुँची और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद मंगलवार की रात को इसी जगह से बिरजू को निकाला गया। और उसके अलावा यहाँ पर जितने मेन होल यहाँ पर खुले थे सबको आज ढका हुआ यहाँ पर ढका गया। देर रात ही प्रशासन ने कोशिश की, डीडीए की ये पूरी लैंड है, डीडीए की ये
सड़क और ये जो पूरी सीवर लाइन है डीडीए के अंतर्गत आती है। और आप देखेंगे रातों रात सारे मेन होल्स को बंद कर दिया गया। जिस जगह पर यहाँ खुले हुए मेन होल जो रोजाना खतरे को लेकर यहाँ पर हमेशा दिखाते थे कि यहाँ पर खतरा है, उसके बावजूद भी इस प्रशासन की आंखें नहीं खुली। और उसके बाद एक और शख्स जो बिरजू था वो मजदूर इस मेन होल में समा गया, जिसके शव को यहाँ पर निकाला गया है। बेगमपुर पुलिस इस पूरे मामले में बिरजू के साथी सूरज से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि सूरज देर रात उसके साथ था और सोमवार की रात को जिस तरह से दोनों इसी जगह पर आए थे और वो सामने की जो आपको टीन शेड दिखाई दे रहे हैं या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है, वहीं से ये दोनों मजदूर काम करते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अब ये हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि अभी तक हादसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेन होल खुला था, इसमें बिरजू अचानक गिरा था और उसके अंधेरे में गिरे होने के बाद जो उसका साथी सूरज है वो यहाँ से निकल गया था। बिरजू की चप्पलें भी यहाँ पर थी, लेकिन अभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। विकास के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया।